गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था कि होता क्या है, उसके बारे में जाना था। आज हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक बात टाइप्स की करते हैं तो शुरुआत में जो हमारा जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं कि किस प्रकार का, मैं एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बताया रहा हूँ, मैं आपको ये बताना रहा हूँ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के होते हैं, किसके टाइप के आते रहे हैं शुरुआत में। तो सबसे पहला हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, वो हमारा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच का मतलब जैसे अगर हम किसी बैच की बात करते हैं, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप किसी न किसी पर्टिकुलर एक बैच के स्टूडेंट होंगे, यानी आइदर यू पीपल आर फ्रॉम बैच नंबर 2010 टू 2014, ठीक है, या आप CS बैच के स्टूडेंट हो। तो इस बैच का मतलब क्या होगा? मतलब कॉमन, सेम थिंग, इसमें एक फीचर कॉमन, ठीक है, यानी एक कॉमन फीचर आपके ग्रुप में से किसी का होना चाहिए, तो अब उसको हम कहेंगे कि वो एक बैच में आ गया। तो जब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो इसी टाइप के होते थे, और इसमें जो हमारे जो बेसिकली इसका मोटिव होता था, उसमें जो हमारा यूज़र होता था वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। जो यूज़र हमारा होता था वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। मतलब कहने का है कि वो ऑफलाइन जॉब को प्रिपेयर करता था और विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस जो उस समय हमारे पास अवेलेबल थी, जैसे पंच कार्ड हो गया या इनपुट टेप ड्राइव्स हो गए, वो उनके थ्रू जॉब्स को सबमिट करता था। किसको? हमारा जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला बंदा होता था, तो उस बंदे को जॉब सबमिट करता था। देन वो बंदा, वही बंदा जो ऑपरेटर था, मतलब हमारा इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर से कह सकते हैं वो था, वो डिसाइड करता था कि किस तरह की नंबर ऑफ जॉब्स को हमें एक फीचर के बिहाफ पर ग्रुप करना है। सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर आ गए और वो नंबर ऑफ प्रोसेसर में डिफरेंट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। मान लो सपोज कोई अगर हमारा प्रिंटर की किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को स्पीकर की रिक्वायरमेंट है, किसी को किसी और हार्डवेयर डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इसमें इन्हीं सब रिसोर्सेज, जो सिस्टम के रिसोर्सेज होते थे, इन्हीं के बिहाफ पर जितनी भी प्रोसेस हमारे पास आती थी, ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, तो मतलब सपोज अगर हमारे पास 4 प्रोसेस ऐसी आ गई जिनको प्रिंटर की जरूरत है, तो वो चारों प्रोसेस को हम एक साथ ग्रुप कर देंगे, ठीक है, और उन्हीं का एक बैच बना देंगे और जिसपे हमारा कंप्यूटर साइमल्टेनियसली उन प्रोसेस को रन कर रहा था, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस होंगी हमारी, वो सारी की सारी एक जॉब में होंगी, या कह सकते हैं एक जॉब पूल में रखी रहेंगी। ये हमारा जॉब पूल है जिसमें प्रोसेस नंबर P1, P2, P3, P4, ये सारी थॉट प्रोसेस इसमें आपने रख रखी है। अब क्या है कि जो जॉब पूल होगा उसमें जितनी भी प्रोसेस होंगी वो हर एक प्रोसेस उस पूरे जॉब पूल का सबसेट होगा, यानी प्रोसेस P इज सबसेट ऑफ जॉब पूल, मतलब हर प्रोसेस इसी जॉब पूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसमें जो सारा का सारा दारोमदार होता था वो ऑपरेटर पे होता था, मतलब जो प्रोग्राम को सबमिट कर रहा हो, सिस्टम से काम ले रहा हो, और वही डिसाइड करता था कि कितने टाइप्स की जॉब आपकी हैं, या ऐसी जॉब्स जो किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, उनको हम एक साथ रन कराएंगे, यानी एक उनको 1 बाय 1 करके वो रन करा देंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो मोटिव होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। इस मोटिव की वजह से हमारे ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए उस समय पर। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा आपका, वो आएगा टाइम शेयरिंग। जैसा कि नाम से लग रहा है आपको कि टाइम शेयरिंग, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा मल्टी प्रोग्रामिंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं, या कह सकते हो मल्टीटास्किंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं, जहाँ पर एक से अधिक टास्क करने हैं। सपोज अगर हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग की कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस है और करने वाला सिंगल एक CPU है,
तो प्रोसेस N1, N2, N3, N4 एंड सो N तक। तो इन सारी प्रोसेस के बीच में हमारा सीपीयू क्या करता था, स्विच करता था, और स्विचिंग इतनी फास्ट होती थी कि जो यूजर है वो इन प्रोसेस से इंटरेक्शन नहीं बना पाता था। ठीक है, यूजर इन प्रोसेस से इंटरेक्शन नहीं बना पाता था, जिसकी वजह से इनका जो रिस्पॉन्स टाइम था हर प्रोसेस का वो बहुत रिड्यूस हो गया। रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूसेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए बनाया गया था। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आप कोई क्लास चल रही है, ठीक है, तो उस क्लास में हमारे पास लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स हैं और हमने हर एक स्टूडेंट्स को एक टाइम अलॉट कर दिया है। टाइम अलॉट कर दिया है कि आपको हम हर स्टूडेंट को 2 या 20 सेकेंड का टाइम देंगे। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए? 35 स्टूडेंट्स के लिए। 35 स्टूडेंट्स के लिए हमने 20-20 सेकेंड का हर स्टूडेंट को एक टाइम अलॉट कर दिया। अब जो ये हमने टाइम अलॉट किया तो उसमें क्या होगा, 1 से लेके 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक हर स्टूडेंट को 20-20 सेकेंड मिलेंगे। अब उस 20 सेकेंड में हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या ना सॉल्व। 35 सेकेंड में हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हम ये देख सकते हैं कि या तो वो सॉल्व हो सकती है या नहीं सॉल्व हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो बढ़िया है, तो हम दोबारा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर नहीं आएंगे, हम सीधे दूसरे स्टूडेंट पे चले आएंगे। और अगर सॉल्व नहीं होती तो हमें फिर से वापस उस पर आना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि आप देख लो कि विद इन 20 सेकेंड्स या जस्ट आफ्टर 20 सेकेंड्स द सीपीयू स्विचेस टू द नेक्स्ट प्रोसेस, यानी नेक्स्ट जॉब पर। इसका मतलब क्या है कि पहले पे रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद 20 सेकंड बाद फिर दूसरे पे रिस्पॉन्स चला गया, फिर जैसे ही 20 सेकंड ओवर हुए, भले काम हो ना हो, आप वो दूसरे पे पहुंच जाएगा। तो क्या हो रहा है कि इससे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सबसे कम मिलता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, और जो प्रोसेसर है हमारा, जो प्रोसेसर है वो शेड हो रहा है नंबर ऑफ प्रोसेस के बीच में। प्रोसेसर शेड होगा नंबर ऑफ यूजर्स के बीच में, या कह सकते नंबर ऑफ प्रोसेस के बीच में। ठीक है, एक समय पे एक साथ। ठीक, और अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम शेयरिंग को कहो तो टाइम शेयरिंग को हम मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन। मल्टीटास्किंग इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर? अब ये तो हमारा था टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम की अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, जैसे रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर सिस्टम को टाइम नहीं दे रहे हो या कह सकते हो प्रोसेसर को टाइम नहीं दे रहे हो तो उसमें रिलायबिलिटी के चांसेस बहुत कम है। सिक्योरिटी भी क्रिएट होगी क्योंकि सिस्टम पूरा टाइम किसी प्रोसेस को नहीं दे पाएगा और बिना टाइम कम मतलब प्रोसेस खत्म हुए वो दूसरे प्रोसेस में स्विच कर जाएगा। तो मतलब जो सिस्टम की जो प्रोसेस की इंटीग्रिटी है कहीं ना कहीं वो भी हमारी हार्म हो सकती है। ठीक है, सीपीयू का आइडल टाइम तो भले कम हो जाएगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि सीपीयू यहाँ ओवरऑल बिजी चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हमने रिस्पॉन्स टाइम को कम किया टाइम शेयरिंग में, और उसमें सीपीयू के टाइम को हमने बढ़ा, सीपीयू का यूज हमने मैक्सिमम करने की कोशिश करी। किसमें? टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब अगला जो हमारा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो भी टास्क है वो डिवाइडेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारा टास्क होगा, ठीक है, जो भी हमारा टास्क होगा वो मल्टीपल प्रोसेसर्स में डिवाइडेड है, और वो मल्टीपल प्रोसेसर्स अपने अपने समय पे चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, देन उनको इंटीग्रेट करके लास्ट में आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें आपको, जैसे हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के कुछ अपनी खुद की फेजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उस फेजेस में क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? हम उसमें नहीं आता, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, फिर स्पेसिफिकेशंस होंगे, मतलब SRS हम डेवलप करेंगे, फिर आपका कोडिंग होगा, फिर टेस्टिंग, डिजाइन,
फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, इस तरीके के फेजेस होंगे। तो क्या है कि इसको मैनेज करने के लिए टीम 1 है, इसको मैनेज करने के लिए टीम 2 है, इसको मैनेज करने के लिए टीम 3 है, इसको मैनेज करने के लिए टीम 4, टीम 5 और टीम 6। इस तरीके 6 टीम्स लगी हैं और 6 टीम्स का काम क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। और हर टीम अपने अपना काम को परफॉर्म कर रही है। कोई रिक्वायरमेंट को गैदर करी, कोई डेटा कलेक्ट कर रही है, कोई डेटा कलेक्ट करी तो कोई डिजाइन कर रहा है कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से हमें डिजाइनिंग करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रही है। मतलब हमने एक टास्क दे दिया और उस टास्क को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में बांट दिया, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स में बांट दिया और वो यूजर्स कलेक्टिवली उस टास्क को इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं। जब रिजल्ट की बारी आएगी तो उसको लास्ट में जाकर के वो पूरा रिजल्ट इंटीग्रेट करके लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो कनेक्शंस होते हैं, ये तो मैंने SDLC की बात की, बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें जो कनेक्शंस होंगे हमारे प्रोसेसर्स को कनेक्ट करने के लिए, प्रोसेसर जो कनेक्शन होगा वो हमारा हाई स्पीड डेटा बस के थ्रू होगा। हाई स्पीड डेटा बस या टेलीफोन लाइंस, इनके थ्रू हमें कनेक्शन परफॉर्म कराना पड़ेगा आपस में प्रोसेसर्स को जोड़ने के लिए और उसके रिजल्ट को बताने के लिए, फाइंड करने के लिए, फाइनल करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारा था जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे प्रोसेसर्स होंगे उन प्रोसेसर्स का साइज डिफरेंट हो सकता है और उनका शेप भी डिफरेंट, फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जो प्रोसेसर्स होंगे उनका शेप और फंक्शन डिफरेंट होगा। दूसरी चीज कि जो भी इंडिविजुअल प्रोसेसर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या देंगे? कहीं पर उसको साइट का नाम दे सकते हैं, कहीं पर नोड का नाम दे सकते हैं, कहीं पर कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं, कहीं पर सिस्टम का नाम दे सकते हैं, कहीं पे मशीन का नाम दे सकते हैं, कहीं वर्क स्टेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो भी सिस्टम है या जो भी प्रोसेसर्स हैं उनको इन नामों से संबोधित कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के बाद वो आया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर आप इसकी मदद से जितनी भी फाइल्स हमारी हैं, ठीक है, जितने हमारे डेटा है दो सिस्टम्स के बीच में, उनको आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। मतलब जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली इसका जो यूज है वो शेयरिंग पर्पस है। ये जो डेटा है जगह जगह पे फैला हुआ है उसको हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे पे। मतलब जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो बेसिकली सर्वर पे रन करता है, जिसमें एक सर्वर होना चाहिए जिसपे डेटा आपको कलेक्टिवली डालना है, उसके वहां से डेटा उठाना है, और जो सर्वर है वही डेटा को मैनेज करता है पूरी तरीके से। मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी उस सर्वर पे है जो कि डेटा को मैनेज करती है, मैनेजेस द डेटा। ठीक है, या कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग करता है। और डेटा ही नहीं, इसके साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हैं, चाहे वो यूजर्स हो, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स हो, ये सब इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। इवन हम बात करें तो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस की भी बात कर सकते हैं जो कि इसके थ्रू हम गेन करते हैं सिक्योरिटी इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, मेनली जो इसका प्राइमरी पर्पस है हमारा जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पस है फाइल्स की शेयरिंग को लेकर के है। इवन फाइल्स की नहीं, जितनी भी रिसोर्सेज है, या हम इसको सीधी सी एक बात कहें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिसोर्स शेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिसोर्स कौन कौन से हो गए जो सिस्टम में आपके पास है। बहुत सारे प्रिंटर्स का आपको एक्सेस चाहिए होता है एक सिस्टम पर बैठ कर, तो उसके लिए हमें नेटवर्क शेयर करना होता है, तो हम प्रिंटर की एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं आपको फाइल शेयरिंग करनी है तो उसके लिए हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ग्रुप्स में या मल्टीपल कंप्यूटर्स में आपने फाइल को शेयर करना है, प्रिंटर को शेयर करना है, तो उसका यूज हम इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे। और किस में करते हैं? ये हम लैन में करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, या हम VPN में भी काम कर सकते हैं इस चीज को। तो ये हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हम डेटा को इस तरीके से शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हम सर्वर की बात करेंगे तो सर्वर को मैनेज करना, उसको मेंटेन रख पाना, उसकी कैपेबिलिटी को उसके लेवल तक पहुंचा पाना थोड़ा सा ये हेक्टिक टास्क है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कि सर्वर पे सारी की सारी डिपेंडेंसी आ जाती है।
तो अगर सर्वर फेल हो जाएगा तो सब कुछ फेल हो जाता है। तो ये हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर था। अब उसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से आपको पता चल रहा है रियल टाइम मतलब जो एक्चुअल टाइम बेसिस पे हो रही है, जहां पर जो ओवरऑल जो टाइम है वो प्रोसेस के रिस्पॉन्स को और उसके इनपुट को जो दिया गया टाइम है वो बहुत कम हो, नेग्लेजिबल तौर पे। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर हमें कोई सी टाइम पे रिस्पॉन्स को क्रिएट करना है और हमने जब इनपुट दिया तो उसके और रिस्पॉन्स की जो टाइम है वो बहुत कम हो, मतलब टाइम बिटवीन गिविंग इनपुट टू द टाइम रिक्वायर्ड टू response is so small, it is based on real time। मतलब एक चीजें जो हैं वो तुरंत परफॉर्म हो। जैसे आप इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन आप प्रोसेस करते हो बैंक में, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है टीपीएस जिसे कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो इसमें जैसे आप आरटीजीएस करते हो, ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कि मतलब आपने इधर पैसा डेबिट किया अपने अकाउंट से उधर दूसरे के अकाउंट में विद इन सेकेंड्स क्रेडिट हो गया। मतलब जो इनपुट आपने दिया और जो उसका रिस्पॉन्स आया जो उसमें टाइम लगा वो क्या हुआ, नेग्लिजिबल लगा, मतलब ना के बराबर। तो ये हो गया हमारा रियल टाइम सिस्टम। इसी में इसकी सब कैटेगरी आती है, एक है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। जहां तक बात हम हार्ड रियल टाइम की करते हैं तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी डिले अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी काम होता है वो सारा का सारा रॉम में होता है, कोई भी सेकेंडरी डिवाइसेस नहीं होती डेटा को स्टोर करने के लिए, तो डिले इसमें हम अलाउ ही नहीं कर सकते। मतलब कहने का कि जो भी रिस्पॉन्स है वो विदाउट डिले प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि रोबोटिक्स का काम है, ठीक है, उसमें डिले नहीं हो सकता। या वेपन सिस्टम है, साइंटिफिक रिसर्च होगी, वेदर का फोरकास्ट, अगर हमें मान लो वेदर के फोरकास्ट में अगर कोई डेटा इनपुट डालना है, अगर हमें डेटा जो हमने इनपुट डाला वो कुछ समय बाद करा रहा है या कुछ समय पहले करा रहा, तो वेदर फोरकास्ट भी उसी के हिसाब से होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। तो ये हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वेपन सिस्टम है, जैसे आपने कुछ इनपुट डाला, वेपन इंसर्ट किया कोई सिस्टम में और उसका आउटपुट उससे समझ में नहीं आया, आपने कोई दूसरा कुछ डिले कर दिया उसमें डालने से पहले, सिस्टम में वेपन डालने से पहले डिले कर दिया, तो क्या हुआ, जो आप फायर जहां पे करना चाह रहे हो, जो टारगेट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, हो सकता है वो टारगेट सेलेक्ट ना हो। तो ये हमारा हार्ड रियल टाइम बेसिस का एग्जाम्पल। सॉफ्ट रियल टाइम का एग्जाम्पल कैसे वो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत डिले जो है आप अलाउ कर सकते हो। मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं होता, कि जिसमें हम डिले को ना इन्वॉल्व करें। यहाँ डिले आपको थोड़ा हो सकता है, मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो भी टास्क हमारे पास है हम उन टास्क से दूसरे टास्क को प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। मतलब जो टास्क हमारे पास है उनसे ज़्यादा दूसरी टास्क को प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। तो वो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम का कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। अब ये सारी बातें जो थी हमारी वो थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करिए और नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।